नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। कई कारणों से हमारे देश में एक मानसिकता घर कर गई है कि विदेशों में रहना या विदेशों में काम करना एक स्टेटस सिंबल है और शादी करके विदेशों में बस जाने का सपना हिंदुस्तान में कमोबेश हर कोई देखता है। खासकर माँ बाप अपनी बेटियों के अच्छे भविष्य के लिए विदेशों में काम करने या रहने वाले लड़कों की तलाश में रहते हैं। एनआरआई दामाद या दूल्हा होना समाज में प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ एनआरआई दूल्हों के लिए भारतीय सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते और संस्कार कुछ खास मायने नहीं रखते। उनका काम होता है कि वो अपने नाम के पीछे लगे एनआरआई शब्द को जैसे कैसे भुनाएं, शादी करें, मोटा दहेज लें और फिर गायब हो जाएं। ऐसे फ्रॉड दूल्हे लड़की को अपने साथ विदेश ले जाने के सपने दिखाते हैं, उन्हें बेहतर भविष्य का लालच देते हैं और शादी के बाद छोड़ जाते हैं जिंदगी भर के आंसू पीने के लिए। फ्रॉड एनआरआई शादियों का मसला बहुत पुराना लेकिन बहुत बड़ा है। बीते कई सालों से इस पर काम हो रहा है। इसे रोकने के लिए कई नियमों की बात हुई, कई सिफारिशें हुई, संसद से लेकर सड़कों पर बहस हुई, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। लेकिन अब कुछ उम्मीद जगी है। केंद्रीय महिला और बाल विकास विभाग, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कानून मंत्रालय के साथ मिलकर इस विभाग ने कुछ नए नियम बनाए हैं। इसमें सबसे अहम है एनआरआई शादियों का 7 दिन के भीतर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वीज़ा और पासपोर्ट रद्द। आज विशेष में हम इस मसले पर बात करेंगे। आपको बताएंगे क्या है नए नियम, ये समस्या कितनी गंभीर है, अब तक इस पर क्या हुआ और क्या वाकई अब हालात बदलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। देश में आए दिन एनआरआई दूल्हों की जालसाजी का शिकार हुई महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते कुछ सालों में तो ऐसे मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। बेहतर भविष्य की आस में परिवार अपनी बेटियों का हाथ विदेशों में काम कर रहे या एनआरआई दूल्हों को सौंप देते हैं, ये जाने बगैर कि उनकी बेटी की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर होने जा रही है। लुधियाना की रहने वाली पलविंदर कौर अब इन तस्वीरों में ही अपने पति का साथ महसूस कर रही हैं। शादी की तस्वीरों पर हाथ फेरते हुए वो लम्हे उन्हें आज भी याद आते हैं जब वो अपने घर से दूल्हे के साथ विदा हुई थीं। उनके सपने थे कि वो बाकी की जिंदगी के सुख और दुख पति के साथ गुजारेंगी, लेकिन अब उनकी जिंदगी में सिर्फ आंसू हैं। 2016 में परिवार ने बहरीन में रहने वाले दूल्हे से धूमधाम से शादी की। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन 4 महीने बाद पति विदेश ऐसे गए कि लौट के नहीं आए। आस ससुराल से थी, लेकिन उन्होंने मदद की जगह 8 महीने बाद घर से ही निकाल दिया। पलविंदर की जिंदगी न्याय की उम्मीद में अपने माँ बाप के पास कट रही है। 2-2 महीनों के बच्चे छोड़ छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। 18 साल की हो गई, हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। अगर कुछ दिन आके वो लोग हमारे साथ रुके तो उनको पता चले कि हम लोग कैसे करते हैं। कुछ यही कहानी सतविंदर कौर की भी है। दूल्हा विदेश में था तो शादी के वक्त मांग भी उसी हिसाब से हुई। सतविंदर के घर वालों ने दहेज जितना हो पाया दिया, लेकिन पति शादी के बाद एक बार यूक्रेन गए तो वापस नहीं लौटे। पति ने एक आध बार संपर्क जरूर किया, लेकिन ये बताने के लिए कि वो अब सतविंदर के साथ नहीं रहना चाहते। शादी को 10 साल हो गए हैं। पति ने दिल से तो ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। सतविंदर अपने ससुराल वालों की न जिंदगी और न प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदार हैं। हमारे माँ बाप ने बेटियां बचाई भी, बेटियां पढ़ाई भी और उनकी शादी भी की। अब फ्यूचर कौन बचाएगा जब बेटी बसेगी नहीं, उनका घर नहीं बसेगा। बेटियों के पहले घर तो बसा लो, बाद में बेटियां पैदा भी होंगी और पढ़ाई भी जाएंगी। पहले जब बेटियां बसती नहीं है, बसने का उनके आप उनकी सपोर्ट नहीं करते हो तो बेटी पैदा कैसे होगी। तो पहले मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से पहले बेटी बसाओ का नारा होना चाहिए। एक लड़की के जीवन में उसके हाथ पर लगने वाली मेहंदी उसका सबसे रंगीन सपना होती है
कुछ महिलाओं को तो लंबे अरसे तक अपने पति का साथ नसीब होता है, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऐसी महिलाएं भी समाज में हैं जिनका मेहंदी का रंग तो बाद में छूटता है, लेकिन पति का साथ पहले छूट जाता है। देश में एनआरआई दूल्हों के भाग जाने की कई कहानियां हैं। पंजाब से लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और गुजरात जैसे राज्यों में ये शिकायतें आम हैं, लेकिन पीड़ितों के लिए आवाज उठाने वाले लोग भी हैं। दलजीत कौर एक वकील होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और अपनी संस्था के माध्यम से लंबे अरसे से ऐसी महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं। उनका मानना है कि स्थिति अब और भी खराब हो गई है और सरकार को तुरंत इस दिशा में कुछ कदम उठाने चाहिए। हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जिसमें लड़की की उम्र सिर्फ 20 साल है। ऐसे भी केसेस हैं जिसमें लड़की की उम्र 65 साल हो गई है, 70 साल हो गई है, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो वो न्याय की जो है व्यवस्था इसके अंदर, आपको पता है कि वो प्रक्रिया कितनी जो है कॉम्प्लिकेटेड है और कितने सारे इसके अंदर इश्यूज़ हैं। सिर्फ देश का कानून नहीं है इसके अंदर, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसका पार्ट होने की वजह से अभी तक जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना हमारी लड़कियों को करना पड़ रहा है। तो क्या देश में ऐसा कानून नहीं है जो ऐसी लाखों महिलाओं को इंसाफ दिला सके? परनीत सिंह ने जालंधर के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के रूप में काम करते हुए हजारों ऐसे मामलों को सुलझाया है। उनका मानना है कि कानून तो हैं, लेकिन उनके अमल के लिए कुछ ठोस उपाय किए जाने की जरूरत है। पासपोर्ट एक्ट 1967 एक पासपोर्ट ऑफिसर को पावर देता है कि अगर किसी केस में एफआईआर दर्ज है या जब पासपोर्ट बनाते हुए कोई एप्लीकेंट गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको ये पावर है कि वो पासपोर्ट को जब्त या इम्पाउंड कर सकता है। तो हमने जो भी पासपोर्ट जब्त किए हैं वो इसी प्रोविजंस के अंडर पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंडर किए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपीय देशों में काम कर रहे और एनआरआई युवक हर साल मोटे दहेज और दूसरे लालच में भारतीय महिलाओं से शादी करते हैं, लेकिन वापस जाकर लौटते नहीं। दरअसल उन्हें भारतीय सिस्टम और कानूनों की खामियां पता होती हैं, इसलिए वो आसानी से इन महिलाओं को अपना शिकार बनाकर विदेशों में बेधड़क अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं लाखों रोती बिलखती महिलाएं। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। लेकिन अब ऐसे फ्रॉड दूल्हों की खैर नहीं। प्रवासी भारतीयों के साथ विवाह से जुड़ी समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं के लिए सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। इसके लिए विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय अब आकर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नए नियमों के मुताबिक इस तरह के मामलों से निपटने के लिए अब नए नियम बन चुके हैं और अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो फ्रॉड एनआरआई दूल्हे तुरंत धर लिए जाएंगे। एनआरआई दूल्हों से शादी कर विदेश में बसने की तमन्ना कई लड़कियों की होती है। लड़कियों के माता पिता भी अपनी बेटियों का अरमान पूरा करने के लिए रुपए, पैसा और अपनी जिंदगी भर की संजोई पूंजी दांव पर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी कई लड़कियों को एनआरआई लड़कों से धोखा और जिंदगी भर का दर्द मिलता है। सरकार ऐसे मामलों पर नकेल कसने के लिए कई कदम उठा रही है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने हाल ही में की गई प्रेस वार्ता में बताया कि भारत की लड़कियों से शादी कर एनआरआई पुरुषों से विदेश भागने की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अलावा विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय साथ काम कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि तीनों मंत्रालयों के संयुक्त सचिवों की एक समिति बनाई गई है जो ऐसे मामलों में शिकायत आने पर कार्रवाई सुनिश्चित करती है। इन दिस साइट अगर कोई औरत को एक एनआरआई आकर के झूठ से शादी कर ले और फिर वहां से गायब होने की कोशिश करे, if the woman can complain to us, we have a committee of 3 people, MEA, MHA and WCD, and 3 JSs meet regularly. When I say regularly, means many times a week,
and communicate with each other. महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक पोर्टल तैयार है जिसमें एनआरआई दूल्हों के लिए शादी के 7 दिनों के अंदर शादी रजिस्टर्ड करवाना जरूरी कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पासपोर्ट और वीजा जारी नहीं किए जाएंगे। साथ ही विदेश मंत्रालय में भी ऐसा पोर्टल होगा जिसमें शादीशुदा महिला के एनआरआई पति के खिलाफ कोर्ट का समन डाला जाएगा और जिसे सर्व्ड माना जाएगा। हालांकि अभी इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है। इन पोर्टल्स के शुरू होने के बाद महिलाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। But the reason why both these portals are ready and waiting is because the third thing was that MHA or law ministry would have to change the law so that if the person did not come back, even if it was deemed as served, even whatever, because most of them don't come back, अगर वो वापस नहीं आते, then his family property would be put into escrow. हमारे देश में तो सरकार ने एक सेल बनाया, हमारे एक एनआरआई सेल बनाया जिसमें इस किस्म के केसेस की रिपोर्टिंग हुई। पहले तो सरकार ही इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही थी और फिर जब हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती थी या जैसे प्रवासी दिवस जब होने लगा उसके बाद से और बहुत सारे केसेस हाईलाइट हुए। बहुत सारे इंडियंस जो बाहर रहते हैं पर वो और पार्लियामेंटेरियंस बन गए हैं, पर्टिकुलरली यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, उन्होंने केसेस हाईलाइट करे। तो फिर हमारी सरकार ने इस चीज़ को बहुत काफ़ी सीरियसली लेने लगे और अब कोर्ट्स का रवैया भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। कोर्ट में जब इस किस्म के केसेस आते हैं और लड़कियां यहाँ जो रह जाती हैं वो कोर्ट में केस फाइल करती हैं तो कोर्ट उनके केसों में उनकी सुनता है, दलील सुनता है। भारत में रह रही पीड़ित महिलाओं के पति विदेश में या तो दूसरी शादी कर चुके हैं या उन्हें धोखा देकर छोड़ चुके हैं। सरकार ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और कई एनआरआई के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए हैं। इसके अलावा सरकार ने इसी साल फरवरी में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी में बदलाव की बात भी कही थी। सरकार के मुताबिक पत्नी को भारत में छोड़कर भाग जाने और कोर्ट के समन के बाद भी 3 बार तक पेश नहीं होने वाले पति को भगोड़ा घोषित किया जाएगा और उनके नाम विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर भगोड़ों की लिस्ट में होंगे। इतना ही नहीं, भारत में पति और उसके परिवार की संपत्ति को भी सील किया जा सकता है। सरकार ने मैट्रिमोनियल साइट्स की निगरानी की भी तैयारी की है जिससे महिलाओं को झांसा देने में उनकी जवाबदेही भी तय की जा सके। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इसके साथ ही जो बड़ा कदम उठाया है सरकार ने वो ये कि एनआरआई दूल्हे से यदि शादी होती है तो उस शादी का रजिस्ट्रेशन 7 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा और ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर वीज़ा और पासपोर्ट में दिक्कतें आ सकती हैं, उनकी जब्ती भी हो सकती है। आमतौर पर ऐसे मामलों में जो शिकायतें मिलती हैं उनमें एनआरआई पति का अचानक गायब हो जाना, पहले से शादीशुदा होना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना या विदेशों के लचीले कानूनों की आड़ में तलाक ले लेना आम है। लेकिन अब सरकार ने इन तमाम पहलुओं पर विचार करके नए नियम बनाए हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इन नियमों से कितने लोगों को फायदा होगा और देश में ऐसे केसेस के आंकड़े क्या हैं और किन राज्यों में ये समस्या विकराल है। एनआरआई पतियों द्वारा प्रताड़ना के आंकड़े बताते हैं कि विदेशों में रहने वाले इन दूल्हों पर अक्सर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत से मामले हैं जब एनआरआई दूल्हों ने अपनी दुल्हन को भारत में ही छोड़ दिया या अपने बारे में गलत जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हर 8 घंटे में एनआरआई से ब्याही कोई बेटी अपने माता पिता से मदद की गुहार लगाती है। इनमें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के अलावा पतियों के विवाहेतर संबंध प्रमुख कारण हैं। पिछले 10 साल से मीडिया के हाईलाइट करने के बाद बहुत ऐसे केसेस सामने आए हैं। होता तो ये बहुत टाइम से रहा है कि बाहर से आते हैं, यहाँ शादियाँ करते हैं, पर्टिकुलरली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट्स में से लड़कियों के साथ शादी करते हैं और फिर कभी कभी तो उनको लेके भी नहीं जाते, बट मोस्ट केसेस में लेके जाते हैं और वहाँ जाके उनको अबंडन कर देते हैं।
और उनसे दहेज ले लेते हैं, उनसे वीज़ा फ़ीस ले लेते हैं, उनसे बहुत सारे एक आध केस में तो बहुत बड़ी गाड़ियों के लिए वहाँ ख़रीदने के लिए यहाँ से पैसे लिए हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए और उसके बाद लड़की को लेके ही नहीं गए। तो काफ़ी हद तक ये केसेस हैं और बहुत थे, पिछले 10 साल में तो बहुत बढ़ गया था। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सितंबर 2009 से 2011 तक राष्ट्रीय महिला आयोग ने एनआरआई पतियों के खिलाफ 796 मामले दर्ज किए। हालांकि सरकार के पास इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि एक साल में औसतन कितनी भारतीय महिलाओं ने एनआरआई व्यक्तियों से विवाह किया। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने संसद में ये जानकारी दी कि साल 2015 से जनवरी 2018 तक विदेशों में स्थित भारतीय मिशन के पास भारतीय महिलाओं ने अपने एनआरआई पतियों से जुड़े विवादों की 3,328 शिकायतें दर्ज करवाईं। इनमें से 3,268 मामलों में सुझाव दिया गया और उन प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया जिसके जरिए वे एनआरआई पतियों को समन भेज सकती हैं। सरकार ने एनआरआई पतियों द्वारा प्रताड़ित महिलाओं की सहायता के लिए फरवरी 2015 में एक शिकायत निवारण पोर्टल मदद के नाम से लॉन्च किया। पहले ही दिन मदद के तहत विवाह से जुड़ी 380 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें से 298 मामलों के निपटारे का प्रावधान किया गया। इसके अलावा जनवरी 2016 से फरवरी 2017 के बीच विदेशों में हुए शादी से जुड़े 644 याचिकाएं ईमेल और पोस्ट के जरिए विदेश मंत्रालय को भेजी गईं, जिसमें से 523 मामलों के निपटारे की कोशिश की गई। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने विदेशों में पीड़ित भारतीय महिलाओं की कानूनी और आर्थिक सहायता के लिए एक योजना बनाई है, जिसके अनुसार अगर भारतीय महिलाएं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, कुवैत, बहरीन, इराक, सिंगापुर, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में हैं, तो उन्हें कानून और आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। ज़्यादातर केसेस वो हैं जो यहाँ मतलब वहाँ शादी उन्होंने करी होती है, या वो सोचते हैं कि यहाँ दहेज की प्रथा क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा है कि उन्हें अच्छा दहेज मिलेगा, क्योंकि एनआरआई लड़के हैं तो आते हैं यहाँ शादी करते हैं और कुछ लड़कियों को तो ले जाते हैं, और जब ले जाते हैं अक्सर कई केसों में मेरे पास जो 2-3 केस ऐसे हैं जिसमें वहाँ ले गए, वहाँ लड़की पहुँची तो वहाँ जाके उससे पता चला तो ऑलरेडी शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, माँ है, अलग रहते हैं। फिर उनको इस लड़की को ले जाके दे वांटेड हर टू डू द हाउस वर्क, वो चाहते थे कि यहाँ से कोई एक लेडी जो शादी करके ले जाएं जो उनका सारा घर का काम करे, वहाँ घर संभाले, स्लेव की तरह रहे। तो अलग अलग केसेस आते हैं सामने, हर एक केस अलग होता है अपने तरीके से। देश के कई राज्य की महिलाएं एनआरआई दूल्हों की प्रताड़ना और देश में ही उन्हें छोड़ दिए जाने से परेशान हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार एनआरआई पति द्वारा लड़की को छोड़ दिए जाने या प्रताड़ित किए जाने की हर दिन औसतन 3 शिकायतें आती हैं। ऐसे मामलों में पंजाब सबसे ऊपर है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात का नंबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के अंदर आने और देश से बाहर जाने के लिए 190 पोर्ट्स यानी रास्ते हैं। अगर आप एनआरआई हैं और आपने भी किसी भारतीय महिला से शादी का फ्रॉड किया है तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि नए नियमों में आपका भारत आना या भारत से बाहर जाना अब मुमकिन नहीं होगा। वैसे ये नियम अब लागू हुए हैं, इससे पहले भी इस समस्या से निपटने की कई कोशिशें हुई। आइए देखते हैं देश में इससे जुड़े किस तरह के नियम रहे हैं और अब तक किस तरह की और कौन सी सिफारिशें हुई। भारत में आईपीसी की धारा 498A महिलाओं को अत्याचार के खिलाफ लड़ने का कानूनी हथियार मुहैया कराती है, लेकिन एनआरआई पति की ओर से छोड़ दिए जाने के मामलों में यह कानून नाकाफी साबित हुआ है। ऐसे मामलों को बढ़ता देख 2012 में पासपोर्ट एक्ट में संशोधन करते हुए शादी से जुड़ी जालसाजी के इतिहास वाले एनआरआई दूल्हों के पासपोर्ट जब्त करने का प्रावधान जोड़ा गया। इससे पहले 2009 में विधि आयोग एनआरआई के लिए पारिवारिक कानूनों की जरूरत पर जोर दिया। अपनी सिफारिशों में
विधि आयोग ने एनआरआई के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 में ऐसी महिलाओं की रक्षा, बच्चों पर अधिकार और प्रॉपर्टी पर अधिकार के लिए जरूरी संशोधन करने की सिफारिश की। इसके अलावा अगस्त 2012 में विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने एनआरआई से शादी करने के लिए एक अलग विवाह अधिनियम की सिफारिश की थी। समिति ने अपनी सिफारिशों में एक ऐसे अधिनियम को बनाने पर जोर दिया था जिसमें पीड़ितों के संपत्ति के मौलिक अधिकार, विवाह में समानता, परिवार की सुरक्षा, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से बचाव और व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा हो सके। हम ये भी एडवाइस करते हैं और गवर्नमेंट से भी हमें रिक्वेस्ट किया है कि प्री नप्चुअल एग्रीमेंट्स का जो हमारे देश में लीगलाइजेशन नहीं है उसको लीगलाइज करा जाए। उससे ये जो दहेज की समस्या है और दहेज लेने देने की जो समस्या की वजह से जो केसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि प्री नप्चुअल जो बाहर देशों में वैलिड है, यूके में है, यूएस में है, जिसमें ये होता है कि शादी से पहले ही दोनों पार्टीज़ एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक एमओयू कह लीजिए, डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि शादी अगर किसी वजह से टूटती है तो ये सामान जो एक दूसरे को दे रहे हैं ये वापस होगा, और अगर कितना उसको शेयर मिलेगा, कितनी मेंटेनेंस मिलेगी, कितने अगर कोई प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो सब लिखत पढ़त होता है उसमें। वो डॉक्यूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है बाहर देशों में। हमारे देश में अभी वो नहीं है। इस बारे में संज्ञान लेते हुए विदेश मंत्रालय ने मई 2017 में एक महत्वपूर्ण समिति गठित की थी। पंजाब के एनआरआई आयोग के पूर्व चेयरमैन और रिटायर्ड जज अरविंद कुमार गोयल की अध्यक्षता में इस 9 सदस्यीय समिति ने पत्नी की शिकायत पर एनआरआई पति का पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की। समिति ने सुझाव दिया कि ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें फ्रॉड करने पर अगर एनआरआई पति भारत में हो तो विदेश ना भाग सके, और विदेश में हो तो उसका प्रत्यर्पण भारत में हो पाए। एनआरआई शादियों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एनआरआई का सोशल सिक्योरिटी नंबर, दफ्तर और घर का पता दर्ज हो। प्रत्यर्पण संधियों के प्रावधानों में घरेलू हिंसा के प्रावधान जोड़े जाएं। भारतीय दूतावास की ओर से पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं की वित्तीय मदद $3000 से $6000 की जाए। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग मिलकर एनआरआई शादियों के मसलों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना करें। महिला और बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कानून मंत्रालय ने मिलकर इस बाबत कुछ नए नियम बनाए हैं जिसमें इन सिफारिशों की झलक भी दिखती है। लुकआउट सर्कुलर जारी कर देते हैं हम, और यही इंटर मिनिस्ट्रियल नोडल एजेंसी है, वो हर हफ्ते मिलती है। और ऐसे केसेस में जिसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो या सम्मन को इवेड कर रहा हो तो वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। ऐसे केसेस में हम लुकआउट सर्कुलर जारी कर देते हैं। उसको जारी करने के बाद साल भर तक वो देश को छोड़ के जा नहीं सकता है, पासपोर्ट कहीं का भी हो, और उसको जो जुडिशियल प्रोसेसेस हैं इस देश के उसके सामने उसको आना पड़ेगा। इससे पहले इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट में अहम निर्देश दिए। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ही निर्देश का पालन करते हुए जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधन करने के लिए एक बिल राज्यसभा में आया था, लेकिन बाद में वो लैप्स हो गया। इसके अलावा हरियाणा, तमिलनाडु और मेघालय समेत कई राज्यों ने विवाह पंजीकरण के लिए अलग कानूनों की पहल की, लेकिन इसमें भी एनआरआई या पीआईओ शादियों के लिए कोई अलग नियम नहीं है। एक कुछ अच्छी बात बाहर देशों में ये है, जैसे यूके में और कनाडा में पर्टिकुलरली, कि वहाँ एक बहुत सारी एनजीओज़ बनी हुई हैं जो लड़कियों को वहाँ हेल्प करती हैं। जैसे उनको घर से निकाल दिया जाता है या उनके साथ वायलेंस होती है तो पुलिस तो जो अपनी कार्रवाई करती है, पर ये एनजीओज़ जो हैं वो इन लड़कियों को शेल्टर भी देती हैं, उन्हें सपोर्ट भी करती हैं, उन्हें जॉब्स भी दिलाती हैं, या उनका अगर वापस आने का होता है तो उनके वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करा के उन्हें वापस भेजती हैं। वैसे जानकार मानते हैं कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3) के तहत अगर एफआईआर या कोर्ट का आदेश होता है तो आरोपी एनआरआई पतियों के पासपोर्ट जब्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसी परिस्थितियों में महिलाएं केंद्र सरकार के मदद पोर्टल के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की एनआरआई सेल में मामला दर्ज करा सकती हैं। यदि महिला विदेश में है तो वो सीआरपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज करा सकती है।
इसके अलावा स्थानीय पुलिस, दूतावास या अपने नियोक्ता की भी मदद ले सकती हैं। विदेशों में रहने वाली महिलाओं के लिए भारत सरकार ने वित्तीय मदद की भी व्यवस्था की है, जिसमें विकसित देशों में $3000 और विकासशील देशों में $2000 की वित्तीय व्यवस्था शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष, और आपको याद दिला दें कि हमारे ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां आप अपना फीडबैक देना न भूलें। नमस्कार।